हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मनायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी का कमेंट आ रहा था, भाई एग्जाम पास में आ गया है और हमें फार्मूले का रिवीजन करना है, तो शॉर्ट में हम कैसे फार्मूले का रिवीजन करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम पूरे फार्मूले को यहाँ पर लिखे हैं। यहाँ पर देखिए आप, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, तो सभी फार्मूले को हम एक एक करके यहाँ पर हम रिवीजन करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों के पास भी टाइम नहीं है। तो यहाँ पर हम चलिए फार्मूले का रिवीजन करते हैं। तो आप लोग फ्रेंड्स वीडियो पर बने रहिएगा। तो यहाँ पर देखिए, पहले चैप्टर से हम फार्मूले का रिवीजन करेंगे और लास्ट चैप्टर तक रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर एक एक करके हम सबको देखते हैं क्या क्या है फार्मूले पे। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला चैप्टर है आपका वास्तविक संख्याएं, जहाँ पर फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, हम आपको अलग से भी बताएंगे वहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। इसमें क्या है फ्रेंड्स, आपको कुछ ज़्यादा नहीं याद करना है। इसमें दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, HCF इंटू LCM। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए दो संख्याएं दिया रहेगा और एक LCM दिया रहेगा। तो आपसे HCF पूछेगा तो इसको हम पक्षांतर करेंगे, तो इस साइड लेकर आएंगे तो ये बटे में आ जाएगा। तो ऐसे हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं, चाहे HCF पूछे या LCM, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आगे है, दूसरा चैप्टर है आपका यहाँ पर बहुपद है, जिसमें कि पॉलिनोमियल्स। इसमें देखिए बहुपद को यहाँ पर कुछ इस रूप में यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आगे दिया गया है वास्तविक संख्याओं, ये जो आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, इसको हम कहते हैं बहुपद के गुणांक। और इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे ये कुछ इस टाइप से लिखा होता है, तो इसे हम किस रूप में दर्शाते हैं, PX QX या RX के रूप में इसे हम दर्शाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम एग्जाम्पल भी लिख लिए हैं। देखिए ये आपका बहुपद है, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर यहाँ पर देखिए भिन्नात्मक है, मतलब कि ये रूट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। इसलिए ये आपका बहुपद नहीं होगा, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। मतलब कि यहाँ पर ये भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। आगे यहाँ पर देखते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात हम किसे कहेंगे, यहाँ पर बहुपद में चर के सबसे बड़ी घात वाले पद का घातांक ही बहुपद का घात कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, इसमें हम बहुपद की घात कौन सा है, यहाँ पर 4 है, मतलब जो सबसे बड़ी पावर होगी वही बहुपद की घात हो जाएगी। बहुपदों के प्रकार, चलिए देखते हैं बहुपद के प्रकार कौन कौन से हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर इसको हम थोड़ा आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुपद के प्रकार, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपद बहुपद, अचर बहुपद, शून्य बहुपद। यहाँ पर सब एग्जाम्पल दिया गया है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एक पदी बहुपद में क्या होता है फ्रेंड्स, एक ही पद होगा, जैसे 3x³ कॉमा लगा है, मतलब ये इतना अलग है, ये अलग है। द्विपदी में दो पद होंगे, एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, एक साथ लिखें, ये दो पद है। इसको देख लीजिए यहाँ पर। त्रिपद में क्या है, 3 पद होंगे। आचर बहुपद में केवल यहाँ पर संख्याएं होंगी, और शून्य बहुपद में यहाँ पर ये शून्य होता है, मतलब कि सभी गुणांक क्या होंगे, इसके शून्य होंगे। और यहाँ पर देखिए रैखिक बहुपद, आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ध्यान से इसको समझना है, ये समझ के चलिए। रैखिक बहुपद और यहाँ पर द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद जिसकी पावर यहाँ पर 1 होगा, तो यहाँ पर देखिए x की पावर कितना 1 है, इसमें भी x की पावर 1 है, तो ये आपका रैखिक बहुपद है। द्विघात बहुपद, इसमें देखिए फ्रेंड्स, इसमें x की घात कितनी है, 2 है, मतलब कि यहाँ पर देखिए अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, इसमें तो 1 है, इसको क्या, इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो द्विघात बहुपद में फ्रेंड्स अधिकतम यहाँ पर 2 होना चाहिए। व्यापक रूप क्या है इसका, मतलब कि व्यापक रूप में हम कैसे इसको लिखते हैं, तो यहाँ पर देखिए रैखिक वाले को यहाँ पर ax + b के रूप में लिखते हैं। a हमारा यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर ये a ही 0 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, इसको समझते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जब a 0 हो जाएगा, ये 0, तो ये इससे गुणा होगा तो ये भी 0, मतलब कि ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये हमारा रैखिक बहुपद नहीं बनेगा, ठीक है ना। अब उसी प्रकार यहाँ पर व्यापक रूप में ये है ax² + bx + c, a ≠ 0, मतलब कि a 0 के बराबर नहीं हो सकता है। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पर ये a 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, जो कि द्विघात बहुपद नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर त्रिघात बहुपद में भी उसी रूप में है, यहाँ पर क्या होगा,
ax³ + bx² + cx + d। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से लिखा है। इसको वीडियो को फ्रेंड्स आप पॉज़ कर यहाँ पर आप इसको थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा। इसमें दिया गया बहुपदों के शून्यक, रैखिक बहुपद के अधिकतम एक शून्यक होंगे, मतलब जो रैखिक बहुपद होगा उसके अधिकतम एक शून्यक होंगे। द्विघात में फ्रेंड्स 2 शून्यक, त्रिघात में 3 शून्यक, मतलब जैसे आपको द्विघात बहुपद दिया होता है उसमें क्या बोलता है कि उसको हल कीजिए, तो हमें फ्रेंड्स जो यक्स का मान मिलता है 2 ही मान तो मिलता है। इसी प्रकार त्रिघात बहुपद में हमें 3 मिलता है, ठीक है ना। तो द्विघात बहुपदों के शून्यकों का योगफल क्या होगा? अगर आपसे पूछे यहाँ पर द्विघात बहुपदों के शून्यकों का योगफल ज्ञात करना हो तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से दिया रहेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे तथा इसका शून्यक अल्फा तथा बीटा, मतलब कि इसको सॉल्व करने पर इसका शून्यक क्या आता है? अल्फा और बीटा आता है। तब यहाँ पर शून्यकों का योगफल क्या होता है? मतलब कि इनका योगफल क्या होगा? -b/a, मतलब b और यहाँ पर ये a हो जाएगा और यहाँ पर माइनस लगाएंगे। तो चलिए इसके आगे देखते हैं क्या है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है शून्यकों का गुणनफल। अल्फ़ा और बीटा अगर हम इसको गुणा करेंगे तो ये आपका c/a, मतलब c/a कर देंगे तो यहाँ पर हमें शून्यकों का गुणनफल मिल जाएगा। यदि त्रिघात बहुपद के शून्यक हों तो यहाँ पर अल्फ़ा, बीटा, गामा होगा और यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से होगा। जैसे द्विघात में था वैसे इसमें भी है। अल्फ़ा, बीटा, गामा ये फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम में जल्दी नहीं पूछा जाता है, द्विघात का ही पूछा जाता है, ठीक है। तो केवल आप लोग इसको यहाँ पर देख लीजिए, समझ लीजिए। अब यहाँ पर तीसरा चैप्टर यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम फार्मूले का रिवीजन कर रहे हैं, ना कि यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते तो यहाँ से फ्रेंड्स हम इसको न लिखते, हम नेक्स्ट पेज से लिखते, लेकिन यहाँ पर हम फार्मूले का केवल रिवीजन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये तीसरा चैप्टर आपका क्या है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यहाँ पर रेखा युग्म, अनुपातों की तुलना, ग्राफीय निरूपण और बीजगणितीय निरूपण। ये फ्रेंड्स आपको ध्यान से इसको समझना है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए रेखा युग्म, ये कुछ इस टाइप से समीकरण दिया गया है, 2 समीकरण दिए गए हैं। इसके अनुपातों की अगर हम तुलना करेंगे, मतलब कि a1/a2 और b1/b2, जो कि इसका अनुपात यहाँ पर बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं, मतलब जो इसका समीकरण है, जो इसका समीकरण है, इसमें क्या होगा कि दोनों रेखाएं जो होंगी वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। इसमें क्या है? केवल एक हल होगा। और आगे इसमें दिया गया है, यहाँ पर कुछ इस टाइप से है और इसका अनुपात क्या है? बराबर है। इसका मतलब क्या है? रेखाएं यहाँ पर समपाती हैं। जैसे एक रेखा ऐसे गई है तो दूसरी भी रेखा इसी के ऊपर जाएगी, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, मतलब इसके कई सारे हल हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जहाँ से फ्रेंड्स आपको थोड़ा-सा अगर डिटेल में समझना हो, वीडियो को पॉज़ करिए, उसके बाद यहाँ पर आप डिटेल से इसको पढ़ लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से समीकरण दिया रहेगा, इसमें 2 का अनुपात तो बराबर होगा, लेकिन C1/C2 का अनुपात बराबर नहीं होगा। इससे यहाँ पर हमारी ये जो दोनों रेखाएँ हैं, अगर इसको हम ग्राफ में ऐसे ड्रा करेंगे, तो इसमें क्या होगा कि दोनों रेखाएँ एक दूसरे के समांतर हमें मिलेंगी, ठीक है ना। जब रेखाएँ समांतर होंगी तब क्या होता है कि यहाँ पर कोई हल नहीं होता है। आगे दिया गया है यहाँ पर रैखिक, एक मिनट फ्रेंड, सही दिख रहा है कि नहीं? इसमें दिया गया है रैखिक समीकरण युग्म के हल करने की विधियाँ। मतलब कि यहाँ पर जो रैखिक समीकरण होते हैं इसको किस मेथड से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एक है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है विलोपन विधि, तीसरा है वज्र गुणनखंड विधि। तो वज्र गुणनखंड विधि फ्रेंड्स आप नहीं पढ़े होंगे। यहाँ पर ये दोनों विधियाँ आप पढ़े हैं, तो इन दोनों विधियों से आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। इस बार फ्रेंड्स ये आपके सिलेबस में नहीं था, ठीक है ना, लेकिन आप लोग को तो समझना है ना कि हाँ ये भी होता है। तो यहाँ पर देखिए, अब नेक्स्ट में आते हैं। ये यहाँ पर आपका समीकरण दिया गया है। इसमें यहाँ पर देखिए जो ये सब लिखा था अभी यहाँ पर ये ऊपर जो लिखे हैं, इसको हम थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से होगा, तो रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा? संगत होगा। मतलब कि अगर दोनों का अनुपात बराबर नहीं होगा तो यहाँ पर ये संगत होगा। अगर इसमें तीनों बराबर होंगे, मतलब तीनों बराबर का मतलब यहाँ पर फ्रेंड्स तीनों का अनुपात यहाँ पर बराबर होगा, तब भी ये संगत होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, ये आपका ये जब इस टाइप से है तो ये क्या है? समांतर है। इसका मतलब असंगत है, कोई हल नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है।
तो वहाँ पर फ्रेंड्स तीसरा चैप्टर तक आपका कंप्लीट हो चुका है फार्मूला रिवीजन। यहाँ पर अध्याय 4 में द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर देखिए द्विघात समीकरण हम किसको कहेंगे, जो इस रूप में लिखा हो, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। यहाँ पर क्या होगा कि जहाँ ए बी सी हैं ये क्या है, वास्तविक संख्याएँ हैं, और ए नॉट इक्वल जीरो हो जाएगा। ए नॉट इक्वल जीरो क्यों होगा हम आपको बता चुके हैं। यहाँ पर देखिए एक द्विघात बहुपद के शून्यक तथा द्विघात समीकरण के मूल एक ही होते हैं। मतलब चाहे आपसे बोले कि शून्यक ज्ञात कीजिए या फिर आपसे बोले मूल ज्ञात कीजिए कि मूल क्या होंगे, दोनों का मतलब सेम ही है, केवल अलग अलग तरीके से इसको बोलते हैं। यहाँ पर आगे दिया गया है द्विघात बहुपद के मूल या शून्यक दिखाने के लिए इसे शून्य के बराबर दिखाना पड़ता है। जैसे यहाँ पर ये दिया गया है तो इसका शून्यक या मूल ज्ञात करने के लिए कुछ इस टाइप से दिया रहेगा। तो इसका मूल और शून्यक ज्ञात करने के लिए हमें कुछ इस टाइप से यहाँ पर लिखना होगा, इसके बराबर हमें जीरो दिखाना होता है। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ इस टाइप से है, यहाँ पर इसके बराबर में जीरो। अब कह रहा है कि इसका मूल ज्ञात करिए, तो इसका मूल, क्योंकि ये फ्रेंड्स द्विघात समीकरण है, इसके दो मूल होंगे, तो यहाँ पर यक्स इक्वल टू इस फार्मूले से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। एक तो हम गुणनखंड कर कर इसको ज्ञात कर सकते हैं, एक फ्रेंड्स इस फार्मूले से भी हम इसको ज्ञात कर सकते हैं, जहाँ क्या होगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल हो जीरो, तब हम यहाँ पर लिखा है तब हम ज्ञात कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से होना चाहिए, मतलब कि जीरो से बड़ा होना चाहिए या फिर जीरो के बराबर होना चाहिए। क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac इतने का मान। नहीं तो फ्रेंड्स अगर ये छोटा होगा तो इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स पाँचवें चैप्टर में, तो फ्रेंड्स अपने अगर हम देखें तो यहाँ पर जितने भी फार्मूले हैं सभी फार्मूले को इंक्लूड किए हैं। अगर मान लेते हैं फ्रेंड्स कोई भी फार्मूला छूट जाता है तो आप कमेंट करिएगा फ्रेंड्स, उस पर वीडियो हम अलग से बना देंगे। वैसे फ्रेंड्स यहाँ पर हम सभी फार्मूले को लिखे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे डॉट डॉट ए ऐसे चलता जाएगा। तो यहाँ पर जहाँ ए क्या है, ए यहाँ पर प्रथम पद है, डी क्या है, सार्वंतर है। मतलब कि समांतर श्रेणी हम कैसे ज्ञात करते हैं, यहाँ पर देखिए प्रथम पद हमें ज्ञात हो और सार्वंतर ज्ञात हो तो हम एक एपी बना सकते हैं। तो यहाँ पर एपी यहाँ पर कुछ इस टाइप से है। डी हम कैसे ज्ञात करते हैं, यहाँ पर देखिए बाद वाले से पहले वाले को हम माइनस करते हैं, बाद वाले से पहले वाले को माइनस, बाद वाले से पहले वाले को माइनस, मतलब कि हमें डी ज्ञात करना है। अगर ये हमें समझ में आ जाए कि जो भी दिया गया है ये एक एपी है तो डी हम कहीं से भी ज्ञात कर सकते हैं, चाहे इससे इसको माइनस कर दें या इससे इसको माइनस कर दें, हमें डी मिल जाएगा। समांतर श्रेणी का यनवा पद, हमें यनवा पद ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट में डी। यन क्या है, एनवा पद है, जैसे दूसरा तीसरा चौथा कोई भी पद हमें ज्ञात करना हो तो हम ऐसे इसको ज्ञात कर सकते हैं। हमें प्रथम पद ज्ञात होना चाहिए, डी ज्ञात होना चाहिए। समांतर श्रेणी के यन पदों का योगफल क्या होता है, जैसे कोई यहाँ पर समांतर श्रेणी दे दिया गया हो और कहा जाए आपसे कि 15 पदों का योगफल बताइए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यन क्या है 15 हो जाएगा और यहाँ पर यन के स्थान पर 15 लिखेंगे। ए क्या है, प्रथम पद है, डी क्या है, सार्वंतर है। अब आगे कह रहा है जब समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा अंतिम पद यल हो, जब यहाँ पर प्रथम पद ए और अंतिम पद यल हमें ज्ञात हो तब हम कैसे यहाँ पर योग ज्ञात करेंगे, तब ये हो जाएगा n/2 ए प्लस यल। अब देखिए यहाँ पर क्या दोनों फार्मूले को याद करना है, नहीं, यहाँ पर दोनों फार्मूले को याद नहीं करना है। तो यहाँ पर इसको हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो यल है, ये यल क्या है, यहाँ पर ए एन जो लिखा है इसको यल इक्वल टू, यहाँ पर इसको हम सेम सेम लिख सकते हैं। तो देखिए n/2 हो जाएगा और यहाँ पर 2a है तो a प्लस ए हमें इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस n-1 ब्रैकेट में डी, ये हो गया। अब इतना क्या है यहाँ पर, ये देखिए यल ही तो है, तो यहाँ पर लिखेंगे n/2 ए प्लस यल। देखिए ये यही तो लिखा है, सेम ही तो लिखा है, और क्या लिखा है। तो यहाँ पर देखिए हमें केवल इसको ही याद करना है, ये आपको क्या करना है, बनाना आना चाहिए, नहीं तो क्या करिए फ्रेंड्स आप इसको याद कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स दिया गया है अध्याय 6 त्रिभुज ट्रायंगल। यहाँ पर कह रहा है दो आकृतियाँ जिनके आकार समान हो
परंतु आकार समान होने चाहिए, परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान ना हो, समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। देखिए सर्वांग में क्या होता है, आकार भी समाप होना चाहिए, अमाप भी समान होना चाहिए, लेकिन समरूप में ऐसा नहीं होता है क्योंकि भुजाएँ आनुपातिक हो जाती हैं। इसमें आगे देखिए कह रहा है सभी सर्वांग आकृतियाँ समरूप होती हैं, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जितनी भी सर्वांग आकृतियाँ होंगी सभी समरूप होंगी, लेकिन सभी समरूप आकृतियाँ सर्वांग सम नहीं हो सकती हैं। यहाँ पर आगे है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों। ये सब आपको ध्यान देना है, अगर आप पहले से पढ़े हैं तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। आगे है इसमें यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। कहने का मतलब यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज है, अन्य दो भुजाओं को ये प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यहाँ पर इसका अनुपात यहाँ पर ये क्या होगा, बराबर होगा। आगे कह रहा है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होता है। मतलब इसी का जस्ट ये अपोजिट दिया गया है। आगे कह रहा है यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। आगे यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये क्या है, ए समरूपता कसौटी से है, मतलब कि सभी कोण इसमें बराबर दिखाए जाएंगे। आगे इसमें दिया गया है यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये आपका ए समरूपता कसौटी से है। मतलब कि यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज ये हो गया और दूसरा त्रिभुज ये, मान लेते हैं ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, तो यहाँ पर क्या होता है ए समरूपता कसौटी, तो यहाँ पर ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, तो ये तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। मान लेते हैं ये कितना भी हो, देखिए 180 है तो ये दोनों यहाँ पर बराबर ही हैं, तो यहाँ पर 180 से माइनस करेंगे जितना आएगा ये भी उतना होगा, ये भी उतना होगा, इसीलिए यहाँ पर ए समरूपता कसौटी से लिखा है। अब आगे यहाँ पर देखिए कह रहा है यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। ये क्या है फ्रेंड्स, एस समरूपता कसौटी से। आगे कह रहा है यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं एक ही अनुपात में हों तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ये आपको क्या करना है, याद करना है, ये समझ लीजिए। तो यहाँ पर यस समरूपता कसौटी से है। अब आगे देखिए यहाँ पर अध्याय 7 है, इसमें है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें देखिए Px1 y1 और क्यों एक बिंदु ये दिया है, दूसरा बिंदु ये दिया गया है। अब कह रहा है इसके बीच की दूरी हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, मतलब पी क्यू के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए P है, ये क्यों है, तो इसके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, x2 माइनस x1, दूसरे से इसको माइनस करते हैं, दूसरे से इसको माइनस करते हैं और स्क्वायर कर देते हैं। या फिर फ्रेंड्स आप ये वाला फार्मूला लगाइए, अगर आपको ये इजी लगता है तो ये वाला यूज करिए, नहीं तो ये वाला यूज करिए। मतलब कि x2 माइनस x1 करिए या फिर x1 माइनस x2 करिए, दोनों आपका सेम है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों को माइनस करेंगे यहाँ पर तो माइनस का ही डिफरेंस आएगा, ठीक है ना। हो सकता है इसमें प्लस आ जाए, इसमें माइनस, तो कुछ भी आता है, ये स्क्वायर लगा है, प्लस है तो ठीक है, माइनस है तब भी प्लस हो जाता है। यहाँ पर आगे इसमें दिया गया है बिंदु पी एक्स कामा वाई का मूल बिंदु से दूरी, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। ये इतना हो गया। आगे थर्ड में दिया गया है उस बिंदु, यहाँ पर ये समझ में आया कि नहीं आपको, बिंदु पी एक्स कामा वाई की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु मतलब 0, 0 होता है। अगर आपको नहीं समझ में आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, तो एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु 0, 0 है, तो उससे आप दूरी इसको निकाल सकते हैं, तो ये इतना ही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ना, डायरेक्ट याद करिए, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट अगर आपको फार्मूला मिल रहा है तो डायरेक्ट फार्मूले को अप्लाई करिए। इसमें आगे दिया गया है उस बिंदु पी एक्स कामा वाई के निर्देशांक जो बिंदु इतने और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को m1 और m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है। मतलब यहाँ पर देखिए एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, कोई बिंदु यहाँ पर है जो कि इस रेखा को m1 और m2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर देखिए इस बिंदु का हमें निर्देशांक बताना है।
तो यहाँ पर देखिए इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, x कामा वाई। तो यहाँ पर देखिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, इससे हमें x ज्ञात हो जाएगा। और यहाँ पर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, इससे हमें y ज्ञात हो जाएगा। अब आगे कह रहा है बिंदुओं पी एक्स कामा वाई और क्यू एक्स टू वाई टू को जोड़ने वाले रेखाखंड पी क्यू के मध्य बिंदु का निर्देशांक। मतलब कि जैसे यहाँ पर कोई, यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पर हम बता रहे हैं, यहाँ पर देखिए पी क्यू है, हमें इसका मध्य बिंदु बताना है। तो यहाँ पर इसका निर्देशांक हमें ज्ञात है, इसका भी ज्ञात है, हमें मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो क्या होगा, x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2, ये हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मध्य बिंदु जो हम ज्ञात करते हैं वो सेम अनुपात में रहेगा। 2 है तो यहाँ पर भी 2, 3 है तो 3 रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा। मतलब कि सबका अनुपात कट कर यहाँ पर बराबर ही एक कॉमा एक, सॉरी फ्रेंड्स, 1:1 ही आने वाला है। कुछ भी यहाँ पर कितने भी अनुपात में आप विभाजित करिए, 5,5 में करेंगे तो वो कट कर 1 ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2। आगे इसमें दिया गया है बिंदुओं पी x1 y1 और यहाँ पर 3 बिंदु दिए गए हैं, एक पी क्यू आर है। से बनने वाले त्रिभुज का अगर आपको क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला जाए तो यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। देखिए फ्रेंड्स इस फार्मूले को हो सकता है आपको ना याद हो, तो कैसे याद करना है ये समझ लीजिए। देखिए 1/2 लिख देना है, x1 x2 x3, देखिए ये सब क्या है, ब्रैकेट के बाहर ही है और यहाँ पर सीरियल वाइज से है, पहले x1 है, फिर x2 है, फिर x3 है। ये इतना समझ में आ गया। अब इसको कैसे याद करें कि ये हमें याद हो जाए, तो इसको आप ऐसे याद करिए 23 31 12, हम ऐसे इसको याद किए, हमें अभी तक इसको याद है। देखिए 23 31 12 ऐसे याद कर लीजिए, 23 31 12। तो ये आपको कभी भी फार्मूला आप भूलेंगे ही नहीं, ठीक है ना। अब आगे इसमें दिया गया बिंदुओं पी एक्स कामा वाई और यहाँ पर भी 3 बिंदु दिए गए हैं कि संरेख होने का प्रतिबंध क्या होगा, कि यहाँ पर ये जो इसका क्षेत्रफल आप याद कर रहे थे, जब ये संरेख होगा, तीनों बिंदु संरेख होंगे, मतलब कि संरेख होने का मतलब यहाँ पर ये त्रिभुज नहीं बनाएंगे, यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से होंगे, ठीक है, मतलब एक ही रेखा में होंगे। कहने का मतलब ये हुआ तीनों बिंदु, ये हो गया। तो ये क्या होगा फ्रेंड्स, इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होता है कि जब देखिए यहाँ पर जब ये त्रिभुज है तो भाई ये इतना स्थान घेर रहा है, तो यहाँ पर इसका तो क्षेत्रफल कुछ ना कुछ होगा। जब यहाँ पर ये सीधा ही है तो इसका क्या क्षेत्रफल होगा, इसका क्षेत्रफल तो शून्य ही होगा ना, क्योंकि रेखा का कोई क्षेत्रफल होता ही नहीं है। तो यहाँ पर ये इसका 0 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 7 चैप्टर तक हम यहाँ पर फार्मूले का रिविजन कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स ये इसका जो नेक्स्ट पार्ट है 8 चैप्टर से, उसे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और फ्रेंड्स ये वीडियो कैसी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो आप लोग फ्रेंड्स ऐसे ही एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। जो फ्रेंड्स आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो प्रोवाइड की जा रही है वो फ्रेंड्स आपका क्या है, अनसॉल्व्ड सीरीज है, तो आपको फ्रेंड्स उसको ज़रूर सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।